आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DU BLED एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आए हुए मैथ्स के सभी क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मैथ सेक्शन में थे 20 क्वेश्चंस, 20 के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो भी बहुत ही इजी अप्रोच से, बहुत ही आसान तरीके से, उस तरीके से जिस तरीके से आप एग्जाम में अटैम्प्ट करो, वो नहीं कि जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन। कैसे एग्जाम में हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। क्वेश्चन सारे इंग्लिश मीडियम में हैं, मैं इनका हिंदी भी समझा दूंगा, और अदरवाइज मैंने इसके पेपर्स की PDF अपलोड कर दी है, जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर है, उसमें हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम इवेंट। इनमें से कौन सी जो है वो किसी घटना के होने की प्रायिकता है। तो इन चारों में चारों ऑप्शन से, अब ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड ही है कि मतलब कौन सी। तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी 0 से छोटी नहीं हो सकती, यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी जो भी रेंज है इसी के बीच में है। इन दोनों, यहाँ से यहाँ तक 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकती है, ये इनके बीच में कोई नंबर हो सकता है, ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा ये नंबर है, तो ग्रेटर देन 1 ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, इसको डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव है तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा बस, क्योंकि 18 को 23 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग लाई बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो या तो 0 और 1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी, या फिर 0 और 1 के बीच में। बाकी इन सब की अलग से सेपरेट वीडियोज़ मैंने बना रखी है प्रोबेबिलिटी की, चाहे जो भी चैप्टर सबको चाहिए, रियल नंबर, SCF, एलसीएम, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, जो भी है, हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिटेल में सीखना है तो वीडियो जरूर देखना, सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हालांकि उन वीडियोस में मैंने स्पेशली वो पॉलिटेक्निक वालों के लिए बुक बनाई थी, लेकिन वो सारा सिलेबस आपका भी और उनका भी सिलेबस सेम है। ओके, क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस है, तो दोनों में सेम क्वेश्चन ही आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे जब इसको और इसको डिवाइड किया जाए, दोनों नंबरों को, तो हर बार, यानी इसको डिवाइड करें तो भी 5 रिमाइंडर बचे, और इसको डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको SCF एलसीएम वाली वीडियो में पूरा अच्छे से बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ बताता हूँ आपको करना क्या है। इस नंबर और इस नंबर दोनों को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करो, इनसे 5 माइनस कर लो, जो रिमाइंडर दे रखा है उसे माइनस कर लो। तो इसमें से रिमाइंडर माइनस करोगे तो 240 आएगा, और इसमें से रिमाइंडर माइनस करोगे तो 1024 आएगा। 5 दोनों में से माइनस कर लिया। अब क्या करना होता है इनका SCF, क्योंकि लार्जेस्ट पूछा हुआ है, तो लार्जेस्ट के केस में क्या SCF निकालना है। SCF निकाल दो, वही उसका आंसर होगा। आप चाहो तो ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन की हेल्प कैसे, कि वो नंबर जिससे डिवाइड हो जाए। तो वैसे तो बहुत सारे नंबर है, तो ज़रा ध्यान से देखो, बड़ी से बड़ी संख्या भी देखनी है हमें, है ना। तो सबसे पहले 60 को अगर हम लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है 60, ऑप्शन से अगर हम कर रहे हैं तो 60 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे 0 और इसमें 0 नहीं है। समझ में आई बात? तो ये नहीं हो सकता। अगर आप 40 से डिवाइड करोगे, 40 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 नहीं है और यहाँ 0 है। अगर किसी भी 0 वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो जिस नंबर को डिवाइड करो उसके एंड में भी 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 हटाओ, अभी 2 ऑप्शन बचे। अगर पहले 32 से देखो, 32 से पता नहीं चल रहा, लेकिन पहले 16 से तो चेक कर सकते हो। चलो 16 से, या फिर बड़ी संख्या से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 32 से इसे डिवाइड कर सकते हो आप, कितनी बार में होगा ये, आप डिवाइड करके देख लो कितनी बार में होगा ये। देखो 32 का टेबल लगभग इसके आसपास पहुँचाओ, 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 टू 16 और 1 बचा, 3 8 जा 24, और 24 और 1 25, ये तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 से होगा नहीं, और 7 से हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 चाहिए और यहाँ पे 0 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आधे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाएंगे। अदरवाइज आप इनका एलसीएम इनका SCF निकाल दो, वही उसका आंसर होगा। दोनों का SCF 16 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग अ सर्वे अनु नोटेड द फॉलोइंग एंट्रीज। एक सर्वे किया गया जिसमें अनु ने कुछ एंट्रीज नोट की है। क्या? तो x+9, x+8, x+7, x+6
और इस तरीके से देखोगे आप लास्ट में तो कहाँ तक है, एक्स तक है। यानी कि आप नोटिस करोगे तो हर बार ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है डाटा। या तो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि इसमें मीडियन की बात की गई है। द मीडियन ऑफ दीज एंट्रीज इज 5.5। इन आंकड़ों का जो माध्यक है, माध्यक मीडियन, वो कितना है, 5.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मीडियन निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, मिडिल टर्म को लेना होता। तब ये देख लो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 में यानी मिडिल कौन सा होगा, इधर से 4 टर्म को छोड़ दो और इधर से 4 टर्म, इधर से ये 4 टर्म को छोड़ दो। तो ये जो बीच के दोनों हैं यही तो मिडिल टर्म हुए ना। तो इनका सम, जो मिडिल टर्म होता है, उनके मिडिल टर्म जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मीडियन के। लेकिन मिडिल टर्म में किस, आपने 2 वैल्यू ले ली, तो 2 वैल्यू ले ली तो 2 से डिवाइड करोगे और उसके इक्वल में क्या, मीडियन की वैल्यू लिखोगे। या फिर इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ, वो भी मैं बताता हूँ आपको, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 2x + 9 अपॉन में 2 और इज इक्वल्स टू में 5.5। इसके नीचे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2x + 9 इज इक्वल्स टू 11। देन ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको सॉल्व करोगे तो 1। x की वैल्यू 1, वही तो पूछा था आपसे, x की वैल्यू क्या आएगी, 1। हो गया आंसर, ठीक है। बाकी अदरवाइज मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे 10 कितने आइटम्स है, कितने एंट्रीज है, 10 है ना, तो इवन टर्म्स है। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th टर्म और इस टोटल के अपॉन में 2। क्लियर? ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्ट आप ये समझ लो मिडिल टर्म को लेना है। अगर मिडिल टर्म मान लो ये 9 टर्म होती, सिर्फ 9 एंट्रीज होती, तो 9 एंट्रीज में जो मिडिल टर्म होता वो लिखते हो, उसके इक्वल्स टू में बस ये लिख देते, नीचे 2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0 and a plus c is equals to b, then what would be the zeros of the polynomial? तो कंडीशन गिवन है आपको और इसके शून्यक बताने हैं, इसके जीरोज बताने हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, a प्लस सी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, b के बराबर है। तो यहाँ पे b की जगह, ये जो b है, b की जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस सी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है, ये जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx था ना, तो b की जगह आप क्या लिख सकते हो, b की जगह लिख सकते हो a प्लस सी और इसके साथ क्या, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में c। क्लियर है? ये वैल्यू मैंने b की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ये ax स्क्वायर प्लस इसे x से मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस cx प्लस c। कॉमन ले लेते दो टर्म में, इसमें कॉमन क्या ले सकते हो, ax कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ax कॉमन ले लिया तो यहाँ तो सिर्फ x बचा ना, a कॉमन आ गया और x एक बार कॉमन आया तो एक बार x बचा, प्लस ax पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, c। यानी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला अपना पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, 8th 9th 10th में वही चीज़ कर रहे हैं हम। क्लियर है? अब ax प्लस c, एक बार तो ये जो हमने कॉमन लिया उसे लिखेंगे और एक बार जो दोनों में ब्रैकेट में सेम आया था x प्लस 1, और इसके जीरोज निकालें तो इक्वल्स टू में 0 लगाओ, कंपेयर कर लेते हैं। तो ax प्लस c बराबर 0, देन x इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन a आ जाएगा, क्योंकि प्लस का c इज इक्वल्स टू में आके माइनस का और अपॉन में a, और इधर क्या x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 1, यानी माइनस सी अपॉन a और -1। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ एक भी नहीं आया था। देखो कैसे करते हैं। हाँ, ये आपको मैं समझा रहा हूँ तो और टाइम लग रहा है, अगर मैं खुद करूँ अपने एग्जाम के लिए तो और जल्दी हो सकता है। इसमें कितना टाइम लगने वाला है, ये वैल्यू रखें 4-5 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप इन्जॉय कर रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारे क्वेश्चन। और सिर्फ इतना ही नहीं देखना, आपको मैंने चैप्टर वाइज वीडियोज प्रोवाइड कर रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, आप वो जाओ एक एक करके क्लिक करके एक प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोज़ देखो, मैथ आपको बहुत आसान लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ गिवन 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 10th प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब एक 2 अंकों की संख्या है और द डिजिट एट द 10th प्लेस, दहाई का अंक जो है वो क्या है, थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। यानी जैसे अगर कोई नंबर है
तो ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस होता है। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस का क्या है, लिखा हुआ ना देखो, टेंस प्लेस पे जो नंबर है टेंस प्लेस इज थ्राइस। टेंस प्लेस जो है 3 गुना है किसका, यूनिट प्लेस का। तो इतने पे तो हमारे क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व हो जाता है सिर्फ ऑप्शन की हेल्प से। सॉल्यूशन करना ही नहीं पूरा, देखो मैं समझाता हूँ आपको भी, बट आगे भी पढ़ लेते क्या लिखा है। बाय रिवर्सिंग द प्लेस ऑफ द डिजिट्स, रिवर्स जो डिजिट्स है इनकी प्लेस को रिवर्स कर दिया जाए, आगे पीछे कर दिया जाए, तब क्या होता है, द न्यू नंबर फॉर्म्ड इज 36 लेस देन द गिवन नंबर। तो जो भी ओरिजिनल नंबर था, गिवन नंबर था, उससे 36 कम हो जाता है। व्हाट इज द गिवन नंबर। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये बोला है कि यूनिट प्लेस जो है ना ये यूनिट प्लेस होता है और ये टेंस प्लेस। तो यूनिट प्लेस का ये थ्राइस है, थ्राइस लिखा हुआ ना देखो, 3 गुना लिखा हुआ क्वेश्चन। टेंस प्लेस जो है वो थ्राइस है किसका, यूनिट प्लेस का, तो ये इसका 3 गुना नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन में ये भी नहीं हो सकता, ये देखो, क्योंकि यूनिट का 3 गुना ये नहीं है, ये तो उल्टा हो रहा है ना, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब ये इसका 3 गुना है बिल्कुल और ये इसका 3 गुना भी है। इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। कैसे चेक करते, देखो 62 है, इसका रिवर्स करोगे तो उल्टा करोगे तो 26 बन जाएगा। इन नंबर को आपस में इंटरचेंज, डिजिट्स को। अब इसने बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर था और फिर जब डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो नया नंबर जो है वो 36 लेस देन द गिवन नंबर। माइनस करके देख लो कितना आ रहा है, 36, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 कम तो है। अगर आप इसको करोगे 93 को, तो 93 को रिवर्स करोगे 39, और इसका डिफरेंस होगा वो 36 नहीं आएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा। 13 में से 9 घटाओगे 4, 8 में से 3 5, यानी 54 आएगा। समझे, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन सब के कॉन्सेप्ट पे भी मैंने वीडियो, सेपरेट वीडियोज़ बना रखी हैं, जहाँ पे अलग अलग एक करके इस टाइप के क्वेश्चन को समझाया गया है कि ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं हमेशा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ सर्वे डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम 100 पीपल्स। एक सर्वे में, एक सर्वेक्षण में 100 लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया, 100 लोगों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। द सम का मतलब उनका योग, यानी आंकड़े जितने भी जो डाटा कलेक्ट किया गया उनका योग। एंड द मीन, ये मीन यानी एवरेज यानी माध्य, ऑफ द एंट्रीज आर। तो पहले सम की बात की गई है और फिर मीन की। तो सम की वैल्यू कितनी है, y³ माइनस 25, एंड मीन की वैल्यू कितनी है 1। वट वुड बी द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो मीन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 1, सम कितना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है y³ माइनस 25, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितने लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया, तो कितने हैं वो 100, तो अपॉन में 100। बस क्रॉस इनटू करो और सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ माइनस 25, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये माइनस का 25 इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये 100 में जब ऐड होगा तो 125। क्लियर है। अब ये पावर 3 हटानी यानी क्यूब रूट करना पड़ेगा, या यहाँ से यूँ समझ लो कि पावर 3 यहाँ से हटाएंगे तो इधर आके ये क्यूब रूट लग जाएगा। अब क्यूब रूट के अंदर कितना 125, और 125 का मतलब क्या होता है 5⁻3, तो पावर 3 5⁻3। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। बस इतना ही तो करना था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th देखते हैं। फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ से एक कोना कटा हुआ है, जैसे बता रखा है क्वेश्चन में। अ स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट वॉज कट फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर, एक कोने से 1 यूनिट का एक स्क्वायर काट लिया गया है। वट विल हैपन टू द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। तो काटने के बाद जो फिगर बचा उस फिगर के पेरीमीटर और एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो जैसे अगर ये मैं मिला देता, ये अगर ये होता है ऐसा जो हमने काट के निकाला है, ओके, ये स्क्वायर हमने निकाला है 1 यूनिट का, तो आप एक बात बताओ कि अगर पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स का सम, यानी ये भी इसमें ऐड होता पेरीमीटर में और ये भी ऐड होता है ना, इतना जो ये लेंथ है। तो अगर हमने ये काट के निकाल लिया तो भी हम यहाँ से लाइन तो मिला रहे ना, तो ये वाला हिस्सा तो इसमें आ ही गया और ये वाला हिस्सा इसमें आ गया, यानी पेरीमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। पेरीमीटर तो अभी भी वही होगा। अगर ये फिगर ये हटा दिया हमने तो यहाँ से ये और ये इन सब की लेंथ तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो पेरीमीटर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यानी कि नो चेंज इन पेरीमीटर। देखो कौन सा ऑप्शन है,
पहले ऑप्शन में क्या पेरीमीटर डिक्रीज होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे में एरिया डिक्रीज होगा, हाँ बिल्कुल, ये इतना बड़ा एरिया और इतना काट के आपने निकाल लिया तो एरिया में तो कमी आएगी, तो एरिया तो डिक्रीज होगा। नो चेंज इन पेरीमीटर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही समझना है, सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अहमद कैन कंप्लीट द रीवायरिंग ऑफ अ हाउस, यानी कि अहमद जो है किसी घर में तार लगाने का काम जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। हाउएवर विद द हेल्प ऑफ सरोज ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, और सरोज की हेल्प से, यानी कि अकेले करता है तो 5 दिन लगते हैं, और जब सरोज की हेल्प ले लेता है तो 3 दिन लगते हैं काम करने में। इफ़ सरोज वर टू वर्क अलोन, अगर सरोज इसी काम को अकेले करता, देन हाउ मैनी डेज वुड, करता नहीं सॉरी करते, सी लिखा हुआ है, वुड सी टेक टू कंप्लीट द रीवायरिंग, तो कितना टाइम लगता। तो अगर अहमद को मैं ए से डिनोट करूँ तो अहमद कितना दिन ले रहा है, 5 दिन, और अहमद प्लस सरोज, तो सरोज को मैं बी मान लेता हूँ चाहो तो, या फिर एस लिख लेता हूँ। ओके, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो ऐसे पूछने के लिए मैंने टाइम एंड वर्क की 3 वीडियोज अपलोड कर रखी है, वहाँ देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बिना किसी फॉर्मूले, बिना किसी झंझट के बहुत जल्दी कर सकते हो। अब आपको इन दोनों का एल्शियम लेना है, वही हमारा टोटल वर्क हम मान लेंगे। तो 5 और 3 का एल्शियम 15 होता है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ये इसकी एफिशिएंसी होती है, यानी काम करने की एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप इसकी वीडियो देखना, डिटेल में वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 3 यूनिट काम कर सकता है, और ए और एस मिलके 5 यूनिट काम कर सकते हैं। ओके, यानी कि ए जो है, ए अकेले, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 की। ओके, और एस की एफिशिएंसी अगर निकालें हम, एस की एफिशिएंसी, तो ए और एस दोनों की एफिशिएंसी मिलके कितनी, 5 है। 5 में से अगर ए की 3 है तो एस की कितनी होगी, 2 होगी। तो एस की एफिशिएंसी 2 होगी, क्योंकि दोनों मिलके कितने हैं, यहाँ पे 5 है एफिशिएंसी। अब आपसे बोला है कि अगर सरोज अकेले काम करे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, तो ये हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है ये, टोटल वर्क, जो हम एल्शियम मानते हैं। तो टोटल वर्क 15 यूनिट काम करना है, और एस की एफिशिएंसी, एस को काम कराना है, सरोज को काम कराना है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 7 1/2 डेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको सीखना हो, इसकी 3 वीडियोज बना रखी है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है। एक बार तीनों वीडियो को आराम से देखो, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसी मेथड से, सिर्फ एक ही अप्रोच से, विदाउट कोई फार्मूला आप सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव, यानी कि एक रेक्टेंगल, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो ये एक रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, और इसकी सिमेट्री लाइन यानी सममित रेखाएं का मतलब कि इसको कितने इक्वल पार्ट्स में हम फोल्ड कर सकते हैं, कहाँ से। जैसे अगर एक तो हम 20 से 1 से कर सकते हैं, सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो एक तो ये सिमेट्री लाइन हो गई, एक हम यहाँ से कर सकते हैं ऐसे, यानी कि जस्ट इधर से भी हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा आप डायगनली आप नहीं कर सकते, क्योंकि डायगनली जब फोल्ड करोगे तो इक्वल पार्ट में फोल्ड नहीं होगा, है ना। तो ये सिर्फ कितने होंगे, मैक्सिमम इसमें 2 होंगे। लेकिन अगर आपसे ये स्क्वायर में पूछा जाता तो स्क्वायर में 4 हो जाते, क्योंकि स्क्वायर में अगर चारों साइड सेम होती है, इस वजह से आप इसे यहाँ डायगनल के वे में भी फोल्ड कर सकते थे। तो इसके 2 सिमेट्री लाइन, ये सब तो 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 6th 7th में है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। A card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है रैंडमली, बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो अब ये कार्ड के बारे में जिनको लोगों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता, कार्ड की एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिस पर लाखों व्यूज हैं, लाखों लोगों ने वीडियो देखी, और आप भी देखोगे तो बहुत मजा आएगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कार्ड के से रिलेटेड। तो कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स में 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ये पता होगा आपको। और फेस कार्ड की बात करें, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, फेस कार्ड होते हैं 12, टोटल 12 होते हैं। उसमें से भी 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। क्लियर है। फेस कार्ड 12 होते हैं, 12, 6 रेड और 6 ब्लैक। आपसे पूछा है कि रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड, तो रेड कितना 6 और टोटल कितने हैं 52। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 3/26, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चंस, और इन सब की वीडियोज़ पहले से भी बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
एवरी रैशनल नंबर इज, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या है। ओके, रैशनल नंबर दैट मीन्स आप जैसे यूँ कह सकते हो कि जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सभी क्या है, रैशनल नंबर्स है। फ्रैक्शन वाले नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जीरो है वो भी रैशनल नंबर है। ऐसे बटे वाली संख्या जो पॉजिटिव है वो भी रैशनल नंबर है, या फिर 1 2 3 4 ये सारे के सारे रैशनल नंबर। अब इसे ध्यान से देखो तो इसमें इंटीजर्स भी आ रहे हैं, ये क्या इंटीजर है, तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर भी होते हैं। रैशनल नंबर जो है रियल नंबर, चलो इसको अभी एक बार बाद में देखते हैं। होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर्स होल नंबर होते हैं, तो ये भी है। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर भी क्या है, एक रैशनल, यानी कि नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, और इंटीजर्स भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, बट इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये, क्योंकि रियल नंबर में तीनों चीज़ें आ गई। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में जितने भी रैशनल होते हैं और जितने भी इरेशनल होते हैं वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है। रियल नंबर की 5-6 वीडियोज हैं, ज़रा देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट विल बी द डिजिट एट द 1000th, ध्यान से पढ़ना, 1000 नहीं है, उसमें TH भी लगा हुआ है, 1000th प्लेस ऑफ नंबर 11571 अपॉन में 250, मतलब इसको डिवाइड करें 250 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1000th प्लेस पे इनमें से कौन सा नंबर आएगा। तो देखो बहुत आसान था, इसको तो मैं देख के वैसे ही टिक कर सकता हूँ कि इसका आंसर 4 होगा। कैसे, देखो कितना आसान है ये नंबर है, इसको डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको डिवाइड को आसान बना लो। आप 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 4 से नीचे। अभी 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, ताकि मुझे पता चल गया कि इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा नीचे 1000, और नीचे 1000 बन जाएगा, तो जब नीचे सारे जीरो होंगे तो किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत आसान होता है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ऊपर पीछे 4 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, फिर 3 कैरी बचेगा, तो 4 7 या 28, 28 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 31 आएगा, फिर 3 बचा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 23 2 आ जाएगा, 4 1 4 और 2 6 और 1 जो भी है। अब इसको देख के देखो, अब जब इसे डिवाइड करोगे तो 3 जीरो है, यानी डिवाइड करोगे तो 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी इसको सॉल्व करने पे ये आने वाला है। ये सब तो मुझे देख के डायरेक्टली समझ में आ गया था, आप भी समझ सकते थे कि ये 1000 बन जाता, तो उसके बाद पीछे तो 4 आता लास्ट में, और नीचे 3 जीरो जो है, तो यानी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा। तो ये तो पूछा है डेसिमल के बाद जो होता है वो 1000 में देखना है आपको। अगर सिर्फ 1000 बोला होता तो हम इधर देखते हैं, तब ये 1s 10s 100 इस तरीके से होता है, लेकिन इधर देखना है तो ये हो गया 10th, ये 100th TH लग गया, और ये 1000th, यानी कि 4 तो आ रहा है थर्ड नंबर पे, यही इसका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री का है, और ट्रिग्नोमेट्री की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड करा कि 6 वीडियोज देख के खुश हो जाओगे। एक बार देखो तो बहुत मजा आएगा, जितने बड़े क्वेश्चन है उतना ही छोटा सॉल्यूशन है। एक बार सारे पार्ट्स देखना, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट तो जरूर देखना, सेकंड थर्ड पार्ट बहुत मजा आएगा। इफ़ कोस A = 4/5 एंड एंगल्स की कंडीशन दे रखी है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan A। ये बता रखा है कि A जो है यानी एंगल जो है वो 0 डिग्री, या तो 0 डिग्री होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर 90 डिग्री होगा या 90 से छोटा होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें एंगल कौन सी की बात की गई, A की, यानी कि यहाँ अगर हम एंगल A लेते हैं, इधर BC कुछ भी ले लो, कहीं पे भी, यहाँ पे भी A ले सकते हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आप पे ऊपर डिपेंड है। कोस A की लिए बात करें तो कोस A बराबर हमें दे रखा है 4/5, और कोस थीटा की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं B/H। ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लो जल्दी से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। B/H यानी कि जब हमने एंगल ये वाला लिया तो बेस कितना है 4, बेस यानी ये 4 है, और ये हाइपोटेनियस ये कितना है 5। तो पाइथागोरस जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। या ट्रिपलेट से भी पता आपको 3 4 5 इन पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ट्रिपलेट की वीडियोज है, आपको ये आपको नहीं पता तो आप देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आएगा ट्रिपलेट होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करते हैं। जब आप इसमें पाइथागोरस ये कंडीशन लगाओगे ना, h² = p² + b², तो इससे भी सॉल्व करके ये 3 निकाल सकते हो आसानी से। अभी आगे आपको निकालना है क्या, tan A। तो tan A क्या होता है P/B। तो P यानी परपेंडिकुलर कितने 3 और बेस कितना 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बहुत मज़ा आएगा, एक बार ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आप जरूर देखना। ओके, और वीडियो को जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो भाई। उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप
बिटवीन एक्स एंड वाई, कौन सी समीकरण जो है इनके बीच में एक्स और वाई के बीच में संबंध दर्शाती है इन द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। इसका मतलब ये कि अगर x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y की वैल्यू -4 आ जाए, या फिर y की वैल्यू -4 पुट करें तो x की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो इस तरीके से हमें चेक करना है कौन से। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसके लिए और भी कई कंडीशन है जिसका हम यूज़ करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। अदरवाइज हम कुछ भी ना करें तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि ऑप्शन से तो चेक कर सकते हैं। अगर हमें कुछ नहीं आता तो देखो चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 0/4, दैट मीन्स ये माइनस का 4 आएगा, है ना। अगर आप ये 4 यहाँ पुट करोगे, 4 अगर यहाँ ये 4 अगर पुट करते हो तो क्या ये माइनस का 20 आ जाएगा इधर y की वैल्यू, नहीं, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में देखो, अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कितना -4, ये आ रहा है। अगर यहाँ 4 पुट करते हो x की जगह तो -4 × 4 कितना हो जाएगा, -16 और -4, तो ये -20 ये भी आ रहा है। अगर -4 पुट करते हैं x की वैल्यू तो ये -16 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू रखोगे और ये भी माइनस में। देन इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस का 12 आएगा। कैसे देखो, -4 मल्टीप्लाई -4 और -16, तो ये हो जाएगा प्लस का 16 और ये -4, तो 12 आने वाला है ना, यानी ये भी सही है। अगर आप इसी में 8 पुट करते हो, 8 4 जा 32, तो -32 और ये -4 तो -36, ये भी आ रही है, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। बाकी कुछ भी चेक नहीं करना आपको। तो इस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट वुड बी द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, और इस AP के 16th टर्म यानी कि इस तरीके से 16 टर्म जो होंगी तो सभी का सम बताना है, टोटल कितना होगा। तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है, 10। अगर आप D निकालते हो कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 6 में से 10 माइनस करोगे तो -4 आएगा। ओके, और n की वैल्यू कितनी है, n कितना गिवन है, 16 टर्म बोला हुआ है ना। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है पता है, n/2 2a + n-1d। ये आपको मैंने AP वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है, इसकी वीडियोज भी है, आप देख सकते हो। और इसके तो बहुत सारे क्वेश्चनों की ट्रिक भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जितने खतरनाक क्वेश्चन है उतना ही आसान सॉल्यूशन। इस पर वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। सारी चीज़ें तो मैंने लिखी दी है, कहाँ पे किसका मतलब क्या है। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। इसमें से घटाएंगे तो ये 15 बचेगा। 15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -60। ओके, देन 8 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये -20 आएगा, 40 आएगा, -40। इसमें से घटाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो -320, दैट मीन्स ऑप्शन D करेक्ट होगा। क्लियर है, बस ये सारी चीज़ें कंडीशन पता है। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, इनके डिफरेंस को D बोलते हैं, और n यानी जितने टर्म की बात हो रही है। फिर ये फार्मूला Sn का फार्मूला ध्यान रख लेना, बस ये वैल्यू रख दो। इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो विदाउट फार्मूला भी होते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट इसकी वीडियो भी बनी हुई है, 3 वीडियोज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूँगा, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि और भी जो वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप चाहें तो जो सब्सक्राइबर बटन के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ से उस पर क्लिक करके आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि आपको और PDF नोट्स या जो भी हेल्प हो सकती है मुझसे, जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, आपके कोई डाउट्स हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट करना चाहो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप सारी चीज़ें पूछ सकते हो एक एक करके सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो। व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ पर इसको जब प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, यानी किस टाइप की लाइन्स होंगी। कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखा है, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा है, पैराबोला होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को। हालांकि इन सब का भी मैंने पूरा डिटेल समझाया हुआ है कि कब कौन सी लाइन होगी। आप वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसकी भी 3 वीडियोज़ बनी हुई है, वहाँ आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से बस देखो। ये इसका डबल हो रहा है, सिंबल भी सेम है, ये इसका डबल हो रहा है, सिंबल भी सेम है, और ये इसका डबल हो रहा है। ये 2 इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे केस में जब भी इक्वेशन डबल हो, या ये इसी नंबर का मल्टीपल नंबर हो, सब कुछ सेम हो, सिंबल्स भी सेम हो, और ये सारे नंबर जो सेकंड इक्वेशन हो या फर्स्ट इक्वेशन वो अदर इक्वेशन के या तो डबल हो या ट्रिपल हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, यानी उसी के मल्टीपल में सारे नंबर हो। जैसे इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, सब सेम होना चाहिए। अगर ये ट्रिपल भी हो
4 टाइम्स भी हो सारे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर क्या होगा हमेशा कोइंसिडेंट लाइन। यानी ऐसे ग्राफ, ऐसे फिगर का जब ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे इक्वेशन का, तो जैसे ग्राफ में मान लो एक लाइन ये गई पहले इक्वेशन की, सपोज एग्जांपल के लिए मान लो ऐसी लाइन गई, तो दूसरे को भी बनाएंगे क्यों, उसकी उसी का मल्टीपल है ना, और सिंबल से भी सारे सेम है, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखा है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। यानी लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस कितने का है, 23 का है। लेंथ को L मान लिया और ब्रेथ को B मान लिया हमने। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 206 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2 × L + B होता है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। फॉर्मूले वाली वीडियो जो मैंने 2 वीडियोज़ बना रखी है, जिसमें एक में सिर्फ मेंसुरेशन के फॉर्मूले और एक में 10th क्लास का सारे फॉर्मूले मैथ्स के, वो भी आप देख सकते हो, अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अब इससे इसको सॉल्व कर लोगे तो यानी कि L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103 इधर। अब ये 2 इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो बस आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2L हो गया, और ये जब ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करो तो L की वैल्यू कितनी आ गई 63, यानी लेंथ हो गया 63। अगर आप ब्रेथ निकालना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करो, ब्रेथ निकल जाएगा। तो ब्रेथ कितना निकल के आएगा, देखो अगर यहाँ L की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 63, तो ये 63 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 103 में से ये माइनस कर लो, किसी भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो 103 में से 64, ये 103 में से 63 माइनस करोगे तो 40 आएगा। लेंथ हो गया 63, ब्रेथ हो गया 40। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये तो एक तो 0 आने वाला है, और 4 से करोगे तो 12, 25, 20, यानी कि 2520, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, वट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये कोई टावर है मान लिया हमने, और ये नीचे इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है, ओके, और उस पॉइंट से ये पॉइंट, ये टावर के बॉटम से पॉइंट कितनी दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस की 5 वीडियोज हैं, जहाँ देख लोगे ना आप तो आपको यकीन नहीं होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। एक भी क्वेश्चन में कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ कुछ 3-4 डायग्राम है जिसकी हेल्प से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ज़रा देखना, सारा लिंक, जितने भी वीडियोज़ का लिंक है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के केस में मैंने आपको बताया, जो मैंने पढ़ाया है उसमें, कि 30 डिग्री के केस में ये होता है 1, ये 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √3 यूनिट, और ये होता है 2 यूनिट। क्लियर है। तो √3 यूनिट किसके बराबर है, 30 के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो इससे अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि 3 केले की कीमत 30 रुपये, तो अगर आप 1 केले की कीमत निकालोगे तो 3 से डिवाइड करोगे। वैसे √3 यूनिट किसके बराबर है, 30 के, तो अगर 1 यूनिट निकालोगे तो यानी इससे ये डिवाइड होगा। तो अब इसे डिवाइड कैसे करना है, या तो इसको डिवाइड करना आता है तो आसानी से डिवाइड कर लो, आप नहीं पता तो रैशनलाइजेशन कर लो, हर का परिमेयकरण। तो इस नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी, तो ये हो जाएगा ऊपर 30√3 और नीचे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगी कितना, 3, तो इससे कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। दैट मीन्स 10√3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिनको डिटेल में सीखना हो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, जिनको डिटेल में सीखना हो वीडियो जरूर देखना, आपको आपके एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 3 स्फेरिकल बॉल्स, स्फेरिकल यानी स्फेयर यानी गोलाकार, बॉल तो गेंद पता है आपको, विद रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर वर मेल्टेड एंड अ बिग स्फेरिकल बॉल वॉज फॉर्म्ड। मतलब 3 अलग अलग छोटे छोटे गोले थे, गोलाकार बॉल थे, गेंद थी, उनको पिघलाकर एक नया यानी बड़ा सा बॉल बनाया गया, बड़ा सा गेंद बनाया गया। ऐसा करने में हुआ क्या, देखो 25% ऑफ द मेटल गॉट वेस्टेड ऑन दिस प्रोसेस, यानी 25% जो मेटल था वो बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो अगर 25% वेस्ट हुआ है तो 75% तो बचा होगा ना। क्लियर है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल बॉल। बहुत आसान है, देखो स्फेयर का वॉल्यूम लगाना है, क्योंकि ऐसे प्रोसेस में जब भी एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाना हो कुछ भी तो उसके पूरे वॉल्यूम का यूज होगा।
तो जो भी नया बनेगा, नया क्या बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो ये मान लो हमने एक तीनों को पिघला कर, तीन क्या देखो R1 यानी एक अलग रेडियस, R2 दूसरा रेडियस वाला, और R3 तीसरी रेडियस, तीन अलग अलग, पहले गोले का वॉल्यूम, दूसरे गोले का वॉल्यूम और तीसरे गोले का वॉल्यूम, तीनों को मिलाकर एक नया बनाना है। तो ऐसा हमें करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे करने के प्रोसेस में एक पंगा ये हो गया कि 25% वेस्ट हो गया। तो 25% वेस्ट हुआ तो ये जो पूरा मटेरियल जो है ये 75% ही बचा हुआ है। तो यहाँ आगे क्या लगा दो 75%, और परसेंटेज सॉल्व करने के लिए बटे में क्या लगता है 100, यानी 75% लिखोगे तो परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाना है। अब बस इसे सॉल्व कर दो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नई रेडियस अपने आप ही जो R निकालनी है निकल जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 25 से 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में 3/4 आया। इन सब में क्या है कॉमन ले लेते हैं, 4/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, इतना तो कॉमन आने वाला है। ये क्या बचेगा R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब प्लस R3 की क्यूब। क्लियर है? देखो क्या किससे कैंसिल होने वाला है, कौन सा किससे कैंसिल होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R की क्यूब बचा, इधर 3/4 बचा हुआ है। ब्रैकेट में क्या, तो पहली रेडियस क्या है 1, दूसरी 2 और तीसरी 3, तो ये 1 की क्यूब करोगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ R2 की वैल्यू 2 लिखोगे, 2 की क्यूब करोगे तो 8 आएगा, और R3 कितना है 3 की क्यूब करोगे तो 27 आएगा। क्लियर है? R3 = 3/4 और इंटू में इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 36 आने वाला है ऐड करने पे। अब इससे इसको सॉल्व करो, 9 3 जा 27, और इधर R की पावर 3 है, दैट मीन्स पूरा कंप्लीटली इसको सॉल्व करो तो R की वैल्यू कितनी आएगी 3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? कैसे, इसको भी बता ही देता हूँ मैं आपको। इसको मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। अब यहाँ से हटाओगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, और फिर जब इसका क्यूब रूट सॉल्व करो तो R की वैल्यू कितनी आने वाली है 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ये तीनों को पिघला कर एक नया बनाना है, तो इनका वॉल्यूम और नए वाले का वॉल्यूम इक्वल होगा, बस सॉल्व कर दो। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेहा वेंट शॉपिंग फॉर कैप्स एंड शर्ट। दो चीज़ें खरीदने गई है नेहा बाजार को, एक तो टोपी और एक कमीज, टोपी और कमीज खरीदने के लिए। द नंबर ऑफ शर्ट्स, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ शर्ट सी बॉट वॉज 3 लेस देन थ्राइस द नंबर ऑफ कैप्स। बस यही ध्यान से समझना। ओके, कैप को मान लेते हैं, अगर किसी एक को x मान लेते तो एक को y, इसको हमने x मान लिया और इसको y एज्यूम कर लिया। क्लियर है? दिख रहा होगा आपको, कैप को x और शर्ट को y। अब यहाँ क्या बोले, द नंबर ऑफ शर्ट, सबसे पहले शर्ट की बात की तो शर्ट यानी क्या है y, तो यहाँ y लिख लेते हैं पहले। ओके, हमने क्या लिख लिया ये y इक्वल्स टू में, देखो आगे क्या, द नंबर ऑफ शर्ट सी बॉट वॉज 3 लेस देन 3 कम है देन थ्राइस द नंबर ऑफ कैप्स। तो कैप्स को हमने क्या माना x, तो x का थ्राइस यानी 3 गुना कर दिया, x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे 3 कम, ये लोग कर दिया 3 कम। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन के आगे देखते हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ शर्ट्स। तो यहाँ पे भी पहले शर्ट की बात की थी, यहाँ पे भी शर्ट की बात की थी। शर्ट को हमने क्या एज्यूम किया y, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे y। शर्ट्स परचेज्ड वॉज 6 लेस देन 6 कम है, 6 लेस देन 6 टाइम्स द नंबर ऑफ कैप्स। किसका? कैप का। तो कैप क्या है x का 6 टाइम्स यानी 6x, और कितना लेस देन 6 लेस देन। क्लियर है? अब दो इक्वेशन बन के इनको सॉल्व करना है। दोनों में देखो y इक्वल है, यहाँ भी y है यहाँ भी y। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा इक्वल, यानी दैट मीन्स इन दोनों को इक्वल में रख के सॉल्व कर दो। तो क्या 6x - 6 इज इक्वल्स टू में 3x - 3x, 6x - 6 इक्वल्स टू में 3x - 3। देन ये इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर ये कितना माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो सॉल्व करना आपको आता होगा आसानी से। ये कितना बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचा 3, प्लस माइनस माइनस करना हो जाता है ना, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या प्लस में तो इसलिए प्लस का सिंबल। अब इससे इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 1, x की वैल्यू 1। अब हमने x किसको एज्यूम किया था, x कैप को एज्यूम किया था, तो कैप की वैल्यू क्या हो गई 1। शर्ट की वैल्यू निकालोगे तो कितने, देखो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 आई है, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो 3 × 1 3 3 - 3 0, तो यानी y की वैल्यू क्या आएगी 0।
तो 1 तो कैप होगा और 0 शर्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड सही होगा, 1 कैप एंड 0 शर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको 20 के 20 क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो प्लेलिस्ट में जो लिंक है वीडियो की, ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ की लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक चैप्टर वाइज वो देख सकते हो, या सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, और जो वीडियोज़ नहीं है वो जल्दी ही मैं आपके लिए बना दूंगा। हिस्ट्री की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ, जिसके PDF नोट्स भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स सिर्फ उनके लिए होंगे जो मेंबर्स ओनली, ओके, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो, आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। आप पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम या FB पेज पे भी जुड़ सकते हो, एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से मिल जाएगा आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।